रहीम। अब इस लेक्चर को बच्चे हम शुरू करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्टअप की है। तो कि हम लास्ट लेक्चर में स्टैटिक चार्जेस के हवाले से बात कर रहे थे और इन स्टैटिक चार्जेस से जुड़ा हुआ एक कूलम का लॉ भी था और वो हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखी थी कि उस लॉ का क्या मतलब होता है, जिसमें चार्ज Q1 और Q2 इनकी मैग्नीट्यूड के आपस में प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की सॉफ्ट डिस्टेंसेस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आज आपका एक नया टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और उसकी इंटेंसिटी से क्या मुराद है, इस चीज़ को अगर हम मतलब फर्दर स्टेप्स में डिवाइड करें या इसके बारे में नो हाउ करना चाहें तो हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि भाई माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट था जिसने 19th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें बताया था। ठीक है। और अकॉर्डिंग यस। टू माइकल फेराडे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ये एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक सफ़ियर है या एक क्रिकेट की बॉल है, तो जो थ्री डाइमेंशनल उसके सेंट्रल प्लेस से आउटर साइड की तरफ निकलने वाले जो स्पाइक्स होंगे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई एक सर्कुलर प्लेट की शक्ल में कोई चीज़ है जिसकी सिर्फ आउटर वॉल की साइड से कोई फील्ड इमर्ज हो रहा है, बट इंस्टेड ये एक स्फेरिकल नेचर का, जैसे फुटबॉल के सेंटर से कोई चीज़ तीनों एतराफ़ में, मतलब एक्स वाई और जी तीनों एक्सेस और उनकी बिटवीन की तरफ कोई चीज़ इमर्ज हो रही हो। याद रहेगा, इसको हम फील्ड इमेजिन यस करेंगे। सर। अब जो इलेक्ट्रिक यस फील्ड है ना, उसको करेक्टराइज़ किया जाता है। आखिर हम करेक्टराइज़ किसी भी चीज़ को, जैसे मैं कहूँ कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय स्टूडेंट नूर, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मैं उसका नाम लिए बगैर उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी इंडिकेशन देगी कि इसका मतलब ये नूर है या रिहाब है। कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन होगी जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, या उसकी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी करेक्टराइजेशन के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर, दूसरा उस फील्ड की डायरेक्शन कि उस फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, वो कहाँ से इमर्ज होकर किसकी तरफ जा रहा होगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है उस फील्ड की, ये भी एक मतलब स्पेसिफाई होती है। एक मिनट, ये ये जो बेसिकली आपके पास इस फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो डिटरमिन की जाती है फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सेंट्रल प्लेस वेयर द चार्ज इज़ बीइंग प्लेस्ड। हम कह सकते हैं सपोज़ कि ये कोई जगह है जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है और ये आउटर साइड एक बाउंड्री है जहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास कितना जो है वो चार्ज की स्ट्रेंथ है इस प्लेस पर। ठीक है। यहाँ पे जो प्लेस है या पॉइंट है, तो इस प्लेस से जो डिस्टेंस आर है, ये इंडिकेट करेगा कि इस फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। यानी मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस आर के इन्वर्स रिलेशन के साथ होता है। जितना मैं आर के करीब जाऊँगा उतना, यानी कि डिस्टेंस आर जितना उस चार्ज से कम होता जाएगा, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं जितना आर से डिस्टेंस अगर मतलब दूर तक रखूँगा, आर का डिस्टेंस बढ़ा दूँगा, आर बड़ा कर दूँगा, तो फील्ड या स्ट्रेंथ जो है ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात है इसकी डायरेक्शन की। किसी भी चीज़ को जब हम क्लासिफाई करते हैं कि आइदर द क्वांटिटी इज़ इन वेक्टर नेचर और सम सॉर्ट ऑफ स्केलर। सर एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी सर, जी। जो हमारा एक जो असाइनमेंट थी, हम्म, इसमें डायरेक्शन बतानी तो नहीं थी, मतलब इसमें इन्होंने पूछी भी तो नहीं है डायरेक्शन। फिर किस भी में? हमने क्या नाम है सोल्यूशन में एग्जाम्पल में डायरेक्शन बताई हुई है। क्यों बताइए? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी एंड यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन एज वेल। अदरवाइज तो आप सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड ही बता पाओगे ना। तो तो वो बतानी है। हाँ ना, तो कोई देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा पहले ये बताओ। वेक्टर क्वांटिटी सर राइट। वेक्टर। जब वेक्टर है तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी है या मैंडेटरी है, आप कहें कि आप उसकी डायरेक्शन को भी कहीं ना कहीं किसी लाइन लगा दें।
ठीक है। अच्छा सर, वो जो दूसरे सर थे ना, उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन ना बताओ। हाँ यार जनरली हम आम तौर पे जो डायरेक्शन बताते हैं ना, वो हमेशा लाइन जॉइनिंग द एक्सिस ऑफ टू न्यूक्लियाई होती है। हम्म। यानी कि दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस जिस लाइन पे ज्वाइन करते हैं, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन की तरफ होती है या ऑपोजिट होती है, बस। अब ये तो नहीं है ना कि कोई चार्ज एक यहाँ पे पड़ा हुआ है दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, डायरेक्शन ये होगी, नो। इस लाइन में कहीं या इधर होगी या इधर होगी। समझ गए? यस सर। ओके, तो मैं अभी बात कर रहा था कि आर के हवाले से, कि एक तो डिस्टेंस आर पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा बच्चे वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। सो इन दो टर्मिनोलॉजी से हमें क्या पता चला, जो स्ट्रेंथ होती है बेसिकली वो उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है। स्ट्रेंथ क्या को जाहिर कर रही है? मैग्नीट्यूड। और जो आपके पास इसका स्ट्रेंथ तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए आपको पता है कि एक डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। तो जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगा कि इस पूरे वेक्टर की कहाँ से किस तरफ जा रहा है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, then we know by convention the electric field lines are emerging from the positive charge and they are getting inserted into the negative one। तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाने वाली ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाली। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाली, अगर हम जनरल बात करें, बिल्कुल एक ओवरऑल व्यू लें इस चीज़ का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, अगर हम किसी एक चार्ज पॉजिटिव रख लेते हैं किसी भी जगह पर सेंट्रल के उस पर, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हम इसकी डायरेक्शन या कोई स्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम कोई एक टिनी सा छोटा सा पॉइंट चार्ज क्यू रखते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट चार्ज हमारा है, ये जितना हम इसके करीब लेके आएंगे तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सही है। और उसके बाद हम कहेंगे, हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, मतलब इससे अवे फ्रॉम द चार्ज वन पे जाती हुई फील होगी आपको। और बच्चे हम जब हम्म। मैथमेटिकली इसी चीज़ को लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी ई है, दैट इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है जो लग रही होती है ऑन अ यूनिट चार्ज क्यू। यानी हमने यही कहा ना कि आपके पास अगर एक आपके पास पड़ा हुआ कोई चार्ज पहले से है और उसके इर्द गिर्द आपने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, तो इसके ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, लगाया ना। तो इसकी इस फोर्स को यस। हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ दैट चार्ज पर यूनिट, यानी कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द चार्ज जो कि हम प्लेस करते हैं अराउंड द विसिनिटी ऑफ द दोज पार्टिकल हुज फील्ड इज अंडर डिस्कशन। तो अच्छा हम सर, कहेंगे एक इसको। चीज ये कि सॉरी सर, इंटरप्ट कर जी। रही हूँ। जी। सर देखें, अब आपने बोला था ना क्यू, और मतलब दो चार्जेस के इन बिटवीन। तो मतलब सर देखें, ये यहाँ पे तो क्यू एक है। पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर हम्म। एक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर हम्म। पॉजिटिव है, और फिर पॉजिटिव है। अच्छा, जो तो फिगर बनी ये हुई है क्या बुक के सीन है? ऊपर, यही बात कर रहे यस। हैं। बुक की फिगर तो जी बच्चा सर। ये वो बता रहा है कि रैंडम सा कोई भी चार्ज आप प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, बस। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और दूसरी जो ये बताने का पर्पज़ है वो ये है कि ये थ्री डायमेंशनल है, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए रैंडम से चार्जेस लिए हैं, और फिर हमने कहा है कि अगर हम इन पांचों चार्जेस पर देखें कि कितनी फोर्स लग रही है, तो हम उन सारों की फोर्सेस को सम अप करेंगे। हम्म। समझ आ गई? यानी कि जो टोटल फोर्स होगी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द सेम फोर्स, या सेम जो आपका चार्ज पड़ा हुआ है पार्टिकल वही लगा रहा है ना सारों पे अलग अलग फोर्स, तो उसकी जो जो फोर्स यस। बाकियों पे लग रही है उन सारों का समेशन हो जाएगा, सिंपल। तो इसलिए हमारे हम्म। पास जो इंटेंसिटी ई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको पर यूनिट चार्ज, किसी एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स को हम कह रहे हैं इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मैं अगर बुक के ऊपर बनी हुई फिगर को देखूं, तो उसके ऊपर आपके पास Q1 तो पड़ा हुआ है। अब एक और चीज़ है जो Q2 पड़ा हुआ है,
और Q3 पड़ा हुआ है, Q4 और 5 भी पड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा और करें तो आपके पास जो Q2 है उसके ऊपर कोई Q1 की तरफ से फोर्स लग रही होगी ना। यस। अच्छा, इसी तरह Q3 के ऊपर भी लग रही होगी फोर्स, Q4 पर भी लग रही होगी और Q5 पर भी लग रही होगी। तो किसी एक स्पेसिफिक चार्ज Q2 अगर मैं बात करता हूँ तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को मैं लिख सकता हूँ दैट इज F12। F12 यस यस यस, 1 से 2 हाँ, तक 1 से 2 जैसा पर जो पीछे जा रही हमने किया था। है। हाँ जी। और फिर 1 से 3 जी जी वो जी। पीछे वाला जो तो हमने हम जिसका किसी एक न्यूमेरिकल्स चार्ज, वगैरह। एक यूनिट चार्ज की हम बात कर सकते हैं इस तरह, लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू सम अप ऑल सॉर्ट ऑफ द फोर्सेस दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द चार्जेस विच आर अंडर द विसिनिटी ऑफ चार्ज Q1, तो हम कहेंगे कि दैट इज अ समेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ द फोर्सेज जो F12 13 14 15 सो कॉल्ड जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं उनसे। तो हम ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो इनकी समेशन को हम लिख के एक F कह देते हैं, ठीक है। तो वो, यस सर, समझ अच्छा, आ गई। हाँ, वो किसी भी यूनिट पर लगने वाली जो फोर्स है उसको पर यूनिट चार्ज क्यू होगा तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं। ये एक उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। बच्चे आप मुझे बताएं, जो हम फोर्स एफ ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, लाजमी सी बात है ये जो फोर्स एफ है ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगी ना, क्योंकि दो चार्जेस की बात कर रहा है। और इफ़ दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स देन वी हैव टू मेंशन इट एज के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और इस सारे को डिवाइडेड बाय दिस वन Q, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको मज़ीद एलाबरेट कर दूं, इधर यहाँ पे ले आऊँ, तो आपको पता है K और Q1 और Q2 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए निकाल लूँ इस स्टेट से, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, दो Q हैं अगर हमारे पास तो। यस, दो हाँ, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और R का स्क्वायर नीचे हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक और Q हो जाएगा। क्यू ये, वन और Q2 को आपने क्यू का स्क्वायर हाँ कर दिया, हाँ, के मैंने कहा का कि भी अगर वो सेम स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के हैं तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। और के इसकी वाले विसिन का के का स्क्वायर, के को आर कुछ का भी नहीं कहा ना, स्क्वायर। के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर था, तो Q1 और Q2 को हमने स्क्वायर में ले लिया, और नीचे जो डिवाइडेड बाय ओके, Q था समझा तो ये गई। उसी तरह ही पड़ा हुआ है। अगर ये Q भी सेम मैग्नीट्यूड का हो तो ये Q काट नहीं जाएगा इसके स्क्वायर से। ओ आपके यस। आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बन जाएगा के Q ओवर आर का स्क्वायर, ऐसे ही है ना। सर इसको जरा पीछे करें जरा। ये देखें आप, सर तो हमने के Q1 Q2 आर का स्क्वायर को क्यू से क्यों डिवाइड किया था शुरू में? बेटे हमने कहा था कि इसको थोड़ा बैक जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको अब थोड़ा सा आप देखें, मैं इसको और मज़ीद छोटा कर देता हूँ। ये आप देखें, ये कर्सर है, ई जो था वो फोर्स पर यूनिट चार्ज पर था। अगर मैं कहूँ कि हम्म। ये वाली जगह जहाँ पे मैंने येलोइश कलर किया हुआ है, ये, यस, फोर्स पर यूनिट चार्ज की। और ये ई के इंटेंसिटी की इक्वल था, ठीक है। अब इंटेंसिटी इक्वल है जो, तो वो किसकी इक्वल है भाई, फोर्स है ये एफ और पर यूनिट चार्ज ओके, मैंने कहा। फोर्स के लिए ओके, समझ आ हाँ, गई। हमने क्यों कहा कि ये फोर्स सारा आ इलेक्ट्रिक गया फोर्स फिर हो ये। सकती है तो वो लाजमी सी बात है कूलम फोर्स होगी, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर आएगा। फिर हमने कहा कि इफ़ द क्यू हैव सेम सॉर्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो उस केस में क्यू का स्क्वायर ले लिया, और फिर नीचे डिवीजन वाला भी सेम होगा तो कट जाएगा, और फिर आपके पास जो चीज़ फाइनली बच जाएगी दैट विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल। यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अब बेटे ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए मैं इधर कोई यूनिट वेक्टर आर आर कैप, एक्सप्लेन कर दूं, हाँ। हाँ, या आर कैप लिख दूं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ गए। बिल्कुल समझ आ तो गई, बेटे यस बस सर। इतनी सी बात है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हमेशा हम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लेते हैं दो चार्जेस के बीच, उसको किसी चार्ज एक से डिवाइड करते हैं जिससे हम टेस्ट कर रहे होते हैं उस चार्ज को, ठीक है। और बाकी के जो है ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने प्रीवियस कूलम फोर्स के अंदर पढ़ा था, याद रह जाएगा। बिल्कुल सर, याद रह जाएगा। ठीक है बेटे, बस ये इतना सा लेक्चर था आपका। एग्जाम्पल आपने खुद करनी है इसमें जो 11.2 है, और इसके बाद मैं अगर इसकी एक्सरसाइज की तरफ एक मिनट के लिए नज़र देख लेता हूँ कि उसमें से कुछ ऐसा है जो आपको साइन किया जाए। लेट मी चेक दैट वन एज वेल।
सर एक्सरसाइज एंड पे करेंगे मेरे ख्याल से, बच्चे या साथ साथ करनी है? एक एक दो दो न्यूमेरिकल कर लो, फिर हम उसको एंड पे भी देख लेंगे, ठीक है ना? सर न्यूमेरिक नहीं, वैसे सर एंड पे नहीं देख लेनी अच्छा चले चाहिए, एंड पे देख लेंगे, या रिवीजन हो साथ, जाएगी हमारी, ठीक है या नहीं। नहीं रुकें, नहीं नहीं सर फिर मैं अलग से, या तो रजिस्टर ठीक नहीं है, नहीं आप ठीक है, एंड पे अगर आपने करके। देना है, नहीं आप दे दें, आप दे दें, आप दे दें, मैं कर लूँगी। फ़िलहाल क्वेश्चन आपको नहीं, उसमें से मैंने देख लिया, बस वो पहला ही क्वेश्चन आपका है जो करने वाला था, वो आपने उस दिन पता नहीं किया या नहीं, अभी ये बाकी क्वेश्चंस आपके अभी नहीं है। हम सर आगे वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेज दूँ? कर लिया था आपने। हाँ सर, वो तो मैंने आपको बता भी दिए थे, दोनों के तो आंसर भी मुझे, बता दिए थे। हाँ हाँ वो तो अगर बल्कि आपने डिस्कस मुझे किया भी था। बिल्कुल, मुझे ना याद नहीं रहा, कल हम्म, मैं आपको अभी भेज देती हूँ। ठीक है, उसका मुझे पीडीएफ भेजिएगा, ठीक है, मेरे लिए आसान हो यस जाएगा, सर, हम आगे मैं करेंगे। ओके सर, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी इसका, ठीक है नूर, उसका। एक और चीज़ भी, आपने मुझे बायो का भी पीडीएफ भेजना है, ताकि हम, अच्छा सर, मैं दोनों के अभी पीडीएफ्स हाँ बना के भेज देती हूँ। और जी। बाकी सर ये कि मैंने कहना था कि सर अगर हम्म, हम पाकिस्तान स्टडीज भी थोड़ी थोड़ी हर रोज़ देख लें ना, तो अच्छा होगा, अच्छा तो बहुत सारे होगा, लेक्चर्स ना। लेकिन हम यूं ना कर लें, पाक स्टडी कब होनी है आपकी? सर देखिए ना, इंग्लिश वगैरह सर अभी यही मसला है ना कि मैं ज़रा, मेरा दिल था कि सर जो मंथलीज का सिलेबस नहीं है वो मैं पहले पूछ के रख लूँ, कि एटलीस्ट मैं मंथलीज तो दूँ ना कॉलेज के, यार मतलब यार मेरी थोड़ा बात बहुत सुनो तो। बच्चू, मेरा जो क्या हुआ? एक आपके लिए मशवरा है वो ये है कि आप हम्म। अभी थोड़ा सा साइंस का एक एक दो दो चैप्टर निकाल लो, एक अपनी जहनी तौर पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाओ कि मैं कर सकती हूँ। 15 चीज़ें शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ ढंग को ना पहुँच रही हो। बस जिस तरह हमारी क्लास हो रही है इसको रेगुलरली करो, 3 डेज ईच सब्जेक्ट को हम दे रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह हम्म। इंशाल्लाह मोर देन, मैं कहता हूँ कि विद इन अ 1 मंथ मुझे लगता है कि हम हर एक चीज़ का चैप्टर से अबव निकल लेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री, और मुमकिन है कि बायो भी निकल लें। फिज़िक्स में थोड़ा सी कैलकुलेशन बेस्ड है तो इस पर मुमकिन है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, अदरवाइज़ मेरी साइड से कोई इशू नहीं होगा। तो एक दफ़ा हम इनके दो एक चैप्टर्स कर लें ना, तो फिर आपको जहनी हम्म। तौर पर ये तो लगेगा हाँ यार कि हम फ्लो करने चल पड़े हैं। दूसरा आपको ये भी पता है फिर कि फिर आपने, फिर पाकिस्तान स्टडीज कराएंगे? हाँ फिर कर लेंगे। और दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि बच्चा आपने अभी इम्प्रूवमेंट का भी तो पेपर देना है, उसका क्या करेंगे आप? सर उसका तो अभी मैं क्या नाम है, सिर्फ उर्दू का कर रही हूँ, क्योंकि उर्दू का कंफर्म है ना। फिर अभी रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट में भी पूरा एक महीना होता है हमारे पास पे दिन, हम्म, उसमें या तो फिर मैं बाकी केमिस्ट्री कर लूँ, या जिस तरह आपकी मर्जी हुई, मुझे थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे देगा। यार आपको केमिस्ट्री से कौन से ऐसा डर पड़ा हुआ है कि अभी आप नहीं पढ़ते हो, भाग क्यों रहे हो केमिस्ट्री से? सर मैं तो नहीं भाग रही, मैं तो ये निकालना चाह रही हूँ, सेकेंड ईयर को पे फोकस कर रही हूँ। यार अच्छी बात है सेकेंड ईयर, लेकिन आप पे बर्डन बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी भली थी, उसको ज़ाया मत करो यार, एक दफ़ा इम्प्रूव कर देती तो बेहतर था, यूँ तो ज़्यादा वाले नंबर तो आएंगे ही सर शायद। इसको थोड़ा सा हम लोग ना एक हफ्ता इसको निकालते ना, फिर हम उसकी केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, इसका थोड़ा फ्लो बन जाए ना, आई फील लाइक, तो उसको भी हाँ नूर इनकॉर्पोरेट कर देखो, लेंगे। हमारे फिज़िक्स के टोटल चैप्टर पता है कितने हैं? मेरे पास बुक पड़ी हुई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर्स हैं हमारे फिज़िक्स के, ठीक है। यस। हम हम ऐसा कुछ करें, आप डेली का काम डेली करें, थोड़ा सा हम यूँ करते हैं कि इन चैप्टर्स को एट फर्स्ट जो है ना हम निकाल लें, अच्छा भला निकाल लें। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाला वैसे नहीं है, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेरिवेशंस वाली हैं और कुछ हैं भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी हैं चीज़ें। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, और जो बाकी उसमें समझने और करने वाली चीज़ें होंगी तो हम उन पे टाइम भी लगाएंगे और आगे भी मूव करेंगे। जैसे इस चैप्टर में अब तक जो पढ़ा है उसमें वो कूलम लॉ इंपॉर्टेंट था, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल अक्सर औकात आ जाता होता है, क्योंकि वो एक छोटा सा फार्मूला है और उस पर वो ज़रूर न्यूमेरिकल दे देते हैं, उसकी एग्जांपल बाद दफ़ा ऐसा उठा के दे देते हैं। तो मेरा एक और चीज़ ये भी आपसे कहने का है कि हम ये चीज़ों को बच्चों ऐसे कंपाइल अप करें ताकि हम कल इस तरह वाली हरकत हमारी ना रहे जो हमने लास्ट टाइम पे किया है कि इम्पोर्टेंट को कर लें, फ़लाँ को कर लें। हमें सारा ही करना चाहिए, मुझे जो लगता है उसके लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। जब आप सारा पढ़ लेंगे तो फिर क्या इंपॉर्टेंट और क्या लेस इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। यस सर। तो बस आप काम करें थोड़ा सा,
अच्छे तरीके से करें। कल मुझे फिज़िक्स के, सॉरी क्या कहते हैं, बायो के जो स्कैन करके ना चैप्टर भेज दें। हाँ, मैं अभी अभी आपको भेज रही हूँ, मैंने वो खोले हुए। ओहो। हाँ, मुझे उसको स्कैन करके फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये अपलोड भी कर दूँगा, प्रीवियस लेक्चर भी और ये भी। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैंने पूछी सर, रिहाब की मैं फिर उसको कंफर्म कर देती हूँ। रिहाब की टाइमिंग्स 8 से 9 तक हैं और मेरी 9 से 10 तक है, क्योंकि यार फिर ये लेट कर देती है और फिर हाँ, मेरी भी क्लास लेट हो जाती है। अब बच्चों देखें आज हमने पूरा 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, और फिर रिहाब हमारा टाइम भी बहुत रिहाब